Hello friends, after discussing the 14 question in 25 minutes, rest of the questions I am going to discuss here now regarding the fungi. अभी तक हमने 14 क्वेश्चंस फंजाई के डिस्कस किए जिसमें हमको 25 मिनट लग गए। मेरा टारगेट था 15 मिनट का। Now I try to reduce 20 minutes और नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर हमारा फंजाई खत्म हो जाएगा। समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, साल भर घर पर बैठकर बार बार उसी लेक्चर को जो है आप सुनते हैं, तो उतना मजा नहीं आता। इससे बेटर यह है कि we should discuss the questions which are supposed to ask in the exams. Now the next question which I am going to talk is where in the life cycle of Basidiomycetes meiosis occur? कि Basidiomycetes में meiosis कहां होती है? मियोसिस कहां होती है? देखिए साहब, हम लेते हैं एग्जांपल एग्रीगेस कंपैसिस का। उसका प्राइमरी माइसीलियम ये रहा, इसको मैंने प्लस माना, इसको मैंने माइनस माना, यानी कि यह नर और यह मादा तंतु हो गया। प्राइमरी माइसीलियम दोनों के अंदर सोमेटोगैमी हुई। सोमेटोगैमी होने का मतलब प्लाज्मोगैमी हुई और अब इनके दोनों तंतु ये मिल गए। इसका ये न्यूक्लियस इसमें आ गया, इसके में आ गया, बाद में ये स्क्लेरोस्ट्रीम के अंदर बदल जाएगा और फिर आपको फ्रूटिंग बॉडी बनाकर देगा, जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं, मशरूम। इसके अंदर ये गिल्स होते हैं, इसलिए इसको गिल कवक भी कहते हैं। जब मैं इसका सेक्शन यू काटता हूं तो मुझे इसके अंदर ऐसे ये बेसिडियम मिलते हैं। ये बेसिडियम कैसे हैं? बाइन्यूक्लिएटेड। अब सोमेटोगैमी हो चुकी थी पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इसके अंदर क्या होगी? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जब होगी तो ये बेसिडियम है। अब कैरियोगैमी होगी तो दोनों न्यूक्लियस मिल गए, ये 2n हो गया। ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई मैंने? बेसिडियम। तो बेसिडियम के अंदर क्या होना बाकी रह गया? मियोसिस। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि बेसिडियोमाइसिस में मियोसिस कहां होती है, तो आप बोलोगे बेसिडियम में। और इससे आपको 4 स्पोर मिलेंगे, जिनमें से 2 प्लस और 2 माइनस होंगे। चूंकि ये स्पोर मियोसिस से पैदा हुए हैं, इसलिए एस्कोस्पोर के समान इनके बीजाणुओं को भी हम सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। खत्म कहां? क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि बेसिडियोमाइसिस में मियोसिस यानी कि अणुसूत्री विभाजन कब होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लास ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई? फंगस की कौन सी क्लास जो होती है वह अपूर्ण कवक कहलाती है? मैं बात कर चुका हूं। ओमाइसेटिस के सदस्यों को एल्गल फंजाई, जाइगोमाइसेटिस के सदस्यों को कॉन्जुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसेटिस के सदस्यों को सैक फंजाई और बेसिडियोमाइसेटिस के सदस्यों को क्लब फंजाई, गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। लेकिन ड्यूड्रोमाइसेटिस के सदस्यों को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, नेम 3 मेंबर्स ऑफ द ड्यूड्रोमाइसेटिस। आंसर दिया है आर्टेनेरिया सोलानी, कोलिकोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। एग्जांपल जरूर याद किया करो, 2-2, 3-3 एग्जांपल होते हैं हर एक क्लास के अंदर, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि पर्सिनिया जो था वो ब्लैक स्टैम्प रस्ट ऑफ व्हीट पैदा करता था, एल्बिगो जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर रोग पैदा करता था। आर्टेनेरिया सोलानी जो होता है, ऑल्टरनेरिया सोलानी जो कि ड्यूड्रोमाइसेटिस का मेंबर है, यह अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिसीज पैदा करता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आलू का अगेती अंगमारी रोग, जो कि ऑल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। तो ऑल्टरनेरिया, कोलिकोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, these are the 3 members of the ड्यूड्रोमाइसेटिस which you have to keep in mind. Then comes your which group of plant has been kept in planting in 5 kingdom classification? देखिए साहब, अगर हम बात करते हैं किसकी? 5 kingdom classification की। 5 kingdom classification के अंदर हमने बोला मोनेरा, हमने बोला प्रोटिस्टा, हमने बोला फंजाई जो चल रहा है। अब शुरू हो रहा है तुम्हारा लिटिल बिट प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। तो यार एल्गी भी कई मल्टी सेलुलर होती है, ब्रायोफाइट भी मल्टी सेलुलर होती है, टेरिडोफाइट भी मल्टी सेलुलर होती है, जिम्नोस्पर्म भी मल्टी सेलुलर होता है और एंजियोस्पर्म भी होता है। इसका मतलब प्लांटी के अंदर यूनिसेलुलर नहीं आएंगे। अगर कोई प्लांट मल्टी सेलुलर है उसको हम कहाँ रखेंगे? प्लांटी के अंदर रखेंगे।
Okay, so intrantly, algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, and spermatophytes, they are included. Okay, come on. Which organisms are not kept in 5 kingdom classification? हाँ, कई बार आया है क्वेश्चन. Acellular organisms, acellular organism, यानी कि अकोशिकीय जीवों को हम 5 किंगडम में नहीं रखते हैं. वो कौन कौन है? वायरस है, वीरियोइड है और लाइकेन है. बात खत्म. याद कर लीजिए, वायरस, वीरियोइड एंड लाइकेन, दे आर नॉट केप्ट इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज़ दे आर योर एसेलुलर. वायरस, वीरियोइड और लाइकेन को हम जो है 5 जगत प्रणाली में नहीं रखते क्योंकि यह अकोशिकीय होते हैं. देन कम्स योर व्हाई वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन. ये बोलता है कि वायरस को 5 जगत प्रणाली के अंदर क्यों स्थान नहीं मिला. कहां से मिलता है बेचारे को? शरीर के बाहर तो निर्जीव है और शरीर के अंदर वो सजीव है. तुमने बोले कि तुझे क्या माने, सजीव या निर्जीव? तो बाद में उन्होंने कहा कि मित्रों कनेक्टिंग लिंक मान लेते हैं. इसलिए वायरस को हम लोग जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखते. गॉट इट? चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट. हु गेव द टर्म वायरस? आंसर इज योर पास्चर. इस बार की एनसीईआरटी के अंदर गलत दे रखा, ध्यान रखना. नहीं जो एनसीईआरटी आएगी. बहुत पहले मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी, हिंदी के अंदर कॉमा लगा दिया था तो लोग समझे कुछ और होगा, लेकिन हमें मालूम है वायरस की खोज डिमित्री इवानोव्स्की ने करी थी. वायरस का क्रिस्टलीकरण इसराइल ने करा था. एमडब्ल्यू बेजरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था लैटिन के अंदर, कॉटेजियम बाइफॉर्म फ्लूइडम. इसका मतलब होता है द इन्फेक्टेड फ्लूइड कॉजेज द इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमित द्रव से संक्रमण होता है. और वायरस शब्द जो था वो पास्चर ने दिया था. फिनिश. नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट द मीनिंग ऑफ द वायरस? वायरस का मतलब होता है पॉइजन, यानी कि विष. वायरस है क्या? इट इज अ सेट ऑफ जीनोम व्हिच इज इन सर्च ऑफ सुटेबल होस्ट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. ये जीनोम का एक समुच्चय होता है जो कि एक उपयुक्त परपोषी की तलाश में डीएनए प्रतिकृति के लिए शिकार के लिए घूम रहा होता है. वायरस का मतलब पॉइजन. ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर कि who discovered virus and was it disease of tobacco. देखिए साहब, डिमित्री इवानोव्स्की ने खोज करी थी और मोजेट डिसीज के बारे में मेयर ने बताया था तंबाकू के अंदर सबसे पहले. Then comes your question, who gave the statement contagion biofilm fluid which means infectious living fluid causes infection. अभी मैंने बोला 1898 के अंदर, 1898 के अंदर एमडब्ल्यू बेजरनिक ने कहा था कि लैटिन में कॉन्टेजियम बाइफॉर्म फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है संक्रमित द्रव से संक्रमण होता है. अब गंदा पानी पियोगे, संक्रमित है, उसको अगर आपने पिया तो आपके अंदर संक्रमण होगा. बात उसकी बिल्कुल सही थी. एक बार एडोल्फ एंड्रयू वुल्फ से एक आदमी ने पूछा लैटिन के अंदर, व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? उसने बोला वायरस इज वायरस. उसने भी लैटिन भाषा में जवाब दिया कि वायरस वायरस होता है, इसका मतलब वायरस विष होता है. इसका मतलब वायरस का अर्थ क्या होगा? विष. नेक्स्ट, हु फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज्ड वायरस? 1935 के अंदर डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकरण किया, यानी कि शक्कर के दाने के रूप में उस वायरस को निकाल लिया. Then comes your which mode of nutrition is exhibited by the virus? Very important question. समझो, वायरस में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसा होता है, या पोषण के आधार पर ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? तो इसका होता है आंसर ऑब्लिगेट पैरासाइट. हिंदी में हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी. व्हाट डज इट मीन? आपने एड्स वायरस का नाम सुना होगा और ये भी देखा होगा कि एड्स केवल मानव में होता है. कभी नहीं सुना होगा बकरी को एड्स हो गया या गधे को या गधी को एड्स हो गया, क्योंकि वो वायरस कहता है मेरा एक ही शिकार रहेगा, मेरा एक ही परपोषी रहेगा, मेरा एक ही होस्ट रहेगा, मेरे पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है. इसलिए वायरस कैसा हुआ? अविकल्पी परजीवी हुआ. ऑब्लिगेटेड, नो अल्टरनेट. अभी कोरोना चल रहा है. मेरे से एक बच्चे क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर क्या यह कोरोना जानवरों में भी हो सकता है? मैंने बोला क्यों होएगा? क्योंकि वायरस तो कैसा पैरासाइट होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है. वो दे विल एक्ट लाइक अ कैरियर.
हमने सुना चाइना के अंदर चमगादड़ से आया, तो चमगादड़ को क्यों नहीं हुआ भाई? वो रिजर्वर होस्ट होते हैं, वो संचयी परपोषी होते हैं। जिसे ध्यान रखा जाए, वायरस का केवल एक ही शिकार, एक ही परपोषी, एक ही होस्ट होता है, इसलिए हम इसको अविकल्पी परजीवी कहते हैं। Then comes your what is the genetic material of plant virus? Very important, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है, डीएनए एंड आरएनए। आरएनए भी दो प्रकार का होता है, नॉन जेनेटिक एंड जेनेटिक। नॉन जेनेटिक तीन प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होता है वह केवल प्लांट वायरस में ही मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन प्लांट वायरस न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, और प्लांट वायरस के अंदर जो है कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आंसर होता है आरएनए। बात खत्म। ओके, नाउ व्हाट इज सब यूनिट ऑफ वायरल स्ट्रक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 या 10 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। वायरस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड होता है, और कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे सी उप इकाइयों से, सब यूनिट से, पहले हम लोग यूनिट लिखा दिया करते थे बहुत साल पहले, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तब आंखें खुली कि भाई साहब ये तो सब यूनिट होती है। यूनिट तो इसकी पैप्लोमियर होती है या मोनोमियर होती है, तो ये सब यूनिट, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट, और उस सब यूनिट का क्या नाम है? कैप्सोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्सोमियर किसका बना होगा? अमीनो एसिड का। कैप्सोमियर की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है 10 × n-1 होल स्क्वायर प्लस 2। और आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आपको बात करनी है केवल एनसीईआरटी की। व्हाट द फंक्शन ऑफ द कैप्सिड? इट इज रिस्पांसिबल टू प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट्स ऑफ द वायरस। यह आंतरिक अवयवों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाहर एक आवरण होता है वायरस की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप। ये क्वेश्चन भी आया था। ये एनवेलप जो होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये बना था कि वायरस का सबसे बाहर वाला आवरण, बाहर वाली सतह को क्या बोलते हैं? तो आंसर होता है एनवेलप। इट विल बी मेड अप ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ओके, अब बात चलेगी, बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए, लेकिन मैंने अब ये निश्चय कर लिया है कि मैं केवल एनसीईआरटी की ही बात करूंगा। ओके, अब प्लांट वायरस हमने अभी पढ़ा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। एनिमल वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, परंतु दोनों कभी भी साथ साथ नहीं होंगे। बी केयरफुल, प्लांट वायरस से क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा जिंदगी के अंदर। अब आता है हमारे पास में नेम सम वायरल डिसीज। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं। अपनी किताब के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम दे रखा है, ऐसे अंगूर के गुच्छे बने हुए इस प्रकार से, और उसमें ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये आपका प्रोटीन कोड कह दो या कैप्सोमियर कह दो, तो ये कैप्सोमियर है। टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर कितने कैप्सोमियर होते हैं? 2130। लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, चौड़ाई 180 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्वेश्चन क्या बना था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का ये वाला डायग्राम दे दिया, और फिर उन्होंने पूछा बताओ ये क्या है? इसमें दो ही चीजें तो है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, तो क्यों ना हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहें। ओके, सो आंसर विल बी योर न्यूक्लियोप्रोटीन। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वायरल डिसीज। कौन सी बीमारियां वायरस के द्वारा होती हैं? तो एक दिया मम्स, एक दिया स्मॉल पॉक्स, एक दिया हर्पीस, एक दिया इन्फ्लुएंजा, और एक दिया एड्स। ये आपको याद करना है, बीमारियां हैं। एक क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स में से बता देता हूं, जो आगे चल के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से आता है। भारत में से कौन सी बीमारी या रोग का पूर्णतया उन्मूलन हो चुका है? नेम द डिसीज व्हिच हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। आंसर इज योर स्मॉल पॉक्स। वी विल आल्सो ट्राई टू इरेडिकेट द कोरोना इन फ्यूचर। लेट द वैक्सीन डेवलप्स। देन कम्स योर हु डिस्कवर्ड वीरियोइड। वीरियोइड की खोज जो थी वो किसने करी थी? तो आंसर होता है डीनर ने। आखिर का पॉइंट है ये, डीनर। तो दिस इज योर डीनर।
डीनियर ने किसकी खोज करी थी? तो आंसर हुआ वीरियोइड की खोज करी थी। कब करी थी उन्होंने? 1971 के अंदर। वीरियोइड क्या होता है? देखिए साहब, हमने अभी बताया कि वायरस के अंदर ये प्रोटीन कोड होता है, आगे सुने। तो इट इज अ सब वायरल एजेंट, ये उप वायरस कारक है, उसके अंदर ये प्रोटीन कोड नहीं होगा, इसका मतलब ये नग्न है, naked virus weakness in which the nucleic acid is present. The first point is no protein code. Number 2, it is got low molecular weight, discovered by Diener in 1971. इसके द्वारा कौन सी बीमारी पैदा की जाती है? तो आंसर है यही आता है, यही पूछेगा। बहुत सारी बीमारियां वो एक तरफ दे देगा, दूसरी तरफ उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिख देगा, बोलेगा मैच करो, पूरी बॉडी के अंदर से उठा उठा के दे देगा। सारे ऑर्गेनिज्म के नाम एक तरफ लिखे, उससे कौन सा रोग होता है उसको बैठकर आप याद करिए। लेकिन चैप्टर वाइज याद करोगे तो जल्दी याद होगा, ऐसा अपन याद नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। देन कम्स योर व्हिच डिसीज इज कॉज्ड बाय वीरियोइड। वीरियोइड के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर इज पीएसटीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ओके, एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं कैडेंग ऑफ कोकोनट, ये दूसरी बीमारी होती है। एक और होती है क्राइसैंथेमम स्टंट, थर्ड क्राइसैंथेमम स्टंट। हमको लगा इससे मतलब है, नहीं इससे मतलब है, हमको मतलब है एनसीईआरटी के अनुसार किससे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज से। दूसरी को याद कर लो, फोकट का वजन क्यों दिमाग के ऊपर डालते हो जब एनसीईआरटी के बाहर कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ फंजाई इन लाइकिंग। लाइकिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन। क्या? लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, माइक्रोबायोट एंड फाइब्रोबायोट, यानी कि एल्गी एंड फंगस। एल्गी कितने प्रतिशत होती है? 5%। फंगस कितने प्रतिशत होती है? 95% होती है। फंगस भी जो होती है या तो एस्कोमाइसीटी की सदस्य होती है या बेसिडियोमाइसीटी की सदस्य होती है। एस्कोमाइसीटी की सदस्य अधिकांशतः भाग लेती है। लाइकेन को अगर अपन देखें तो कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा भाग लेती है? तो आंसर होगा ट्रिबॉक्सिया। अब ये इसको फूड देता है और ऑक्सीजन देता है, और ये इसको रॉ मटेरियल दे देता है। बात खत्म। दूसरी बात, लाइकेन जो होता है इज आल्सो कंसीडर्ड द पोल्यूशन इंडिकेटर। ये प्रदूषण सूचक होता है क्योंकि ये उन स्थानों पर नहीं मिलता है जहां पर की गंदगी होती है, प्रदूषण होता है। तीसरी बात, it has played a significant role in the succession. इन्होंने अनुक्रमण के अंदर भी बहुत अधिक भूमिका निभाई है। कैसे? जैसे कि ये चट्टान है, चट्टान पर सबसे पहले लाइकेन पैदा हुआ, उसके बाद में मॉस आया, नोट कर लेना, आता है क्वेश्चन। फिर आता है फर्न, और फिर आया तुम्हारे पास में ग्रास। मॉस किसका सदस्य है? ब्रायोफाइटा का। फर्न किसका सदस्य है? टेरिडोफाइटा का। और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर ये हमारी आती है। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर भी यह एंजियोस्पर्म होती है, और एंजियोस्पर्म के अंदर ये किसमें आती है? ग्रास, मोनोकॉट के अंदर आती है। मैंने बोला ग्रास है, आप कौन? उसने बोला मैं जीरोफाइट हूं, और मैंने कहा ये सब श्रृंखला क्या हो रही है? तो सर इसमें हजारों साल लगे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। दैट इज one after the other the species were replaced, and that we call it as a succession. एक के बाद एक जातियां बदलती गई, जिसको कि हम लोग अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण दो प्रकार का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हजारों साल लगते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल को एकत्रित करना पड़ता है। यदि इस घास के वन के अंदर आग लग जाएगी तो दूसरी बार जो अनुक्रमण होगा उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, जिसके अंदर कम समय लगेगा। The secondary succession takes less time. So this is your primary succession. मैंने इन जीरोफाइट मरुद्भिद से पूछा कि ये जीरोफिटिक सक्सेशन कहलाएगा, मरुद्भिद अनुक्रमण कहलाएगा। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कौन थे। मैंने घास से जाकर पूछा कि यहाँ पर सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? तो सर ये जीरोफिटिक सक्सेशन है, और जीरोफिटिक सक्सेशन का पायोनियर अग्रणी किसको मानेंगे हम लोग? लाइकेन को मानेंगे। क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है कि which is considered as the pioneer of the gerophytic succession. So be careful. Lichen is considered as the pioneer of the gerophytic succession. Okay? प्रोसेरा टिंटोरिया नाम की लाइकेन जो होती है उससे लेटोस प्राप्त किया जाता है। अहमद जान नाम के व्यक्ति ने लाइकेन को लैब में बना लिया था भाई साहब, आर्टिफिशियल तरीके से। अब देखिए साइंटिस्ट क्या क्या काम करते हैं। नाउ वेयर विल यू लुक फॉर
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फंगस इन लाइकेन, यानी कि लाइकेन के अंदर फंगस की क्या भूमिका होती है। अभी मैंने बोला कच्ची सामग्री देता है ये किसको, शैवाल को, काय के लिए, भोजन बनाने के लिए। देन द लास्ट क्वेश्चन है गोइंग टू टॉक वेयर विल यू लुक फॉर लाइकेन। मैंने अभी बोला कि लाइकेन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, प्रदूषण सूचक, क्योंकि ये गंदे स्थानों के ऊपर नहीं मिलता है। जीरोफिटिक सक्सेशन का सही क्रम यहां से क्वेश्चन बन चुका है, लाइकेन है, फिर मॉस है, फिर फर्न है, फिर ग्रास है। ग्रास को जीरोफाइट दे आर कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ द जीरोफिटिक सक्सेशन, और इसी के साथ में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। इन द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द प्लांटी, और प्लांटी को भी मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के आधार पर समझाऊंगा। देखो बेटा लेक्चर तो दुनिया दे रही है, किताबों में भी बहुत लिखा हुआ है, अब समय कम बचा हुआ है जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको लेक्चर दिया जाए, जिससे कि, और मेरा दावा इस चीज का, आई गिव यू मोर देन 90% क्वेश्चंस इफ यू बी अलोंग विद मी। और उसके लिए आपको मेरा पिछले जो YouTube चैनल के ऊपर मैंने लेक्चर दिए उनको थोड़ा सा स्टडी कर देना, क्योंकि मैं भी दूसरों की तरह जो है लंबे लंबे लेक्चर देने में विश्वास करना था, लेकिन मैंने कंक्लूजन ही निकाला, इट इज नॉट द टाइम फॉर द लेंथी लेक्चर्स, वी शुड टॉक अप टू द पॉइंट रिगार्डिंग एनसीईआरटी। ओके, मेरे YouTube को सब्सक्राइब कर दो, उसको पिछला वाला पढ़ दो, और उसके बाद में मैं आपके साथ में चलूंगा। इसके बाद में प्लांटी के पहले मैं एनिमल किंगडम को टच करने जा रहा हूं, क्योंकि आई कैन डील बोथ, आई नो व्हाट इज सपोज्ड टू आस्क इन द एग्जाम। मैंने अभी आपसे प्रोटोजोआ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि अमीबा लोकोमोशन किससे कहता है, 99% बोलते हैं सूडोपोडिया, मानता हूं राइट है, लेकिन which is the special type of pseudopodia which is responsible for the locomotion in the amoeba? The answer is your logopodia। अगर pseudopodia logopodia दोनों लिखा होगा तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, logopodia। ये चीजें वहां पर काउंट करती है नीट के अंदर। आता है क्वेश्चन और लगता है कि ये राइट होगा, बाहर निकल के देखते खरगोश खा के। सो इसी के साथ में अपन लोग चलिए पहले प्लांटी कर लेते हैं, फिर अपन लोग जो है एनिमेलिया को टच करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।